से बसा हुआ था। स्थिति ने इसे प्राचीन काल फ्रांस के राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया एक शाही सीमावर्ती किला स्थान इससे बहुत बैसे है। स्थान इससे पहले बहुत पहले जहां लिगुरियन और बाद में गैलो रोमन बसावट के संकेत मिलते हैं। प्रारंभ है मध्य युग तक पहाड़ी की चोटी पर संत पॉल को समर्पित एक चर्च के आसपास छोटा सा गांव बन चुका था जिससे कस्बे को अपना नाम मिला। सदियों तक यह एक साधारण पहाड़ी गांव ही बना रहा। 16वीं सदी की शुरुआत में यह स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गई। इटली के युद्धों के दौरान हुए क्षेत्रीय बदलावों के बाद फ्रांस के राज्य और नीस काउंटी, जो उस समय सेवॉय राजवंश के अधीन था, के बीच की सीमा गांव से कुछ ही किलोमीटर पूर्व में वार नदी के किनारे तय हो गई। सेंट पॉल दे वेंस अचानक फ्रांसीसी सीमा की अग्रिम पंक्ति में आ गया। सेवॉय और हैब्सबर्ग क्षेत्रों के सामने यही नया सीमावर्ती दर्जा था जिसने राजा फ्रांसिस प्रथम को इस कस्बे को वास्तविक किले के रूप में फिर से बनवाने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया। लगभग 1537 से 1547 के बीच इस मध्ययुगीन गांव को नई प्राचीरों से घेर दिया गया, जिन्होंने पुरानी पतली किलेबंदी की जगह ऐसी संरचनाएं खड़ी की जो तोपखाने के युग के लिए बनाई गई थी। यही वह कुंजी है जिससे यह समझा जा सकता है कि यह कस्बा ऐसा क्यों दिखता है। इसे सुरम्य गांव के रूप में नहीं बल्कि एक सक्रिय सैन्य इंजीनियरिंग परियोजना के रूप में बनाया गया था और इसका आज का आकर्षण उसी मूल रक्षात्मक तर्क का उपोत्पाद है। वास्तुकला की दृष्टि से ये प्राचीरें यूरोपीय सैन्य किलेबंदी के उस संक्रमणकालीन दौर से संबंधित हैं जिसे अक्सर ट्रेस इटालियन या इतालवी शैली की गढ़ आधारित किलेबंदी कहा जाता है। ये गोलों के प्रति संवेदनशील ऊंचे पतले मध्ययुगीन मीनारों के बजाय दीवारों को नीचा, मोटा और तिरछा बनाया गया। साथ ही उभरे हुए गढ़ भी जोड़े गए जिनसे रक्षक हर पहुंच मार्ग को क्रॉस फायर से ढक सके और कोई अंध कोण न बचे। यह शैली कुछ दशक पहले ही इटली में घेरेबंदी की तोपों की बढ़ती ताकत के जवाब में उभरी थी और सेंट पॉल दे वेंस में इसे अपनाया जाना दर्शाता है कि फ्रांसीसी शाही इंजीनियरों ने इतालवी और सेवॉय सेना के सामने वाली सीमा पर इतालवी सैन्य नवाचार को कितनी तेजी से आत्मसात कर लिया। निर्माण की देखरेख करने वाले किसी विशेष इंजीनियर या वास्तुकार की पहचान सुलभ स्रोतों में दर्ज नहीं है। इसका श्रेय आमतौर पर फ्रांसिस प्रथम के समूचे शाही इंजीनियरिंग दल को दिया जाता है। यह याद दिलाता है कि उस दौर में किलेबंदी का निर्माण आमतौर पर एक सामूहिक राज्य संचालित कार्य होता था, न कि किसी प्रसिद्ध वास्तुकार का काम। दीवारों के भीतर कस्बे का चरित्र एक बिल्कुल अलग और अधिक पुरानी परंपरा से आता है। प्रोवांस की पारंपरिक आवासीय वास्तुकला, संकरी घुमावदार गलियां, कंधे से कंधा मिलाकर बनी ऊंची पत्थर की इमारतें, छोटी खिड़कियां और लाल टाइलों वाली छतें, ये सभी विशेषताएं स्थानीय जलवायु और रक्षा दोनों के अनुकूल थी। संकरी गलियां गर्मियों में छाया देती थी और कस्बे की सुरक्षा को आसान बनाती थी, जबकि साझा दीवारें पत्थर और गर्मी दोनों की बचत करती थी। आज खड़े कई मकान 16वीं और 17वीं सदी के हैं, हालांकि उनका बार बार नवीनीकरण किया गया है। नतीजा यह है कि यहाँ सैन्य युग की एक ही योजना, दीवारें, फाटक, उनके भीतर संकुचित सड़कों का जाल आज भी कस्बे की बुनावट को नियंत्रित करती है, भले ही उसके भीतर की इमारतें 4 शताब्दियों में बदलती रही हों। इस किले ने कभी बड़ा युद्ध नहीं देखा और 19वीं सदी तक जैसे जैसे फ्रांसीसी सीमाएं पूर्व की ओर खिसकती गईं, इसका सैन्य उद्देश्य फीका पड़ता गया। जो बचा रहा वह था पुनर्जागरणकालीन किलेबंदी का एक बरकरार, असाधारण रूप से सुरक्षित उदाहरण, जो घने प्रोवांसाल पहाड़ी गांव को अपने भीतर लपेटे हुए था। एक ऐसा संयोजन जो बाद में पहले चित्रकारों और फिर पर्यटकों के लिए अनूठा आकर्षण साबित हुआ। 20वीं सदी में यही वास्तुकला जो 1500 के दशक से लगभग अपरिवर्तित रही, मातीस, शागाल, पिकासो और अन्य कलाकारों को सेंट पॉल दे वेंस की ओर खींच लाए। सदियों पुराने पत्थर पर पड़ता प्रकाश, गाड़ियों की नहीं बल्कि लोगों की जरूरत के हिसाब से बनी सड़कें और अब भी प्राचीरों से परिभाषित होने वाला क्षितिज, इनमें से कई कलाकार ला कोलंब दौर में इकट्ठा होते थे, जो पुरानी किलेबंदी के भीतर आंशिक रूप से बनाई गई एक सराय थी और उनकी उपस्थिति ने पास
स्थित फोंदासियो मेग्द को प्रेरित करने में मदद की। यह एक आधुनिक कला संग्रहालय है जिसकी 1964 की इमारत को उसी प्रोवांसाल पहाड़ी परिदृश्य के साथ तनवाद में डिजाइन किया गया था। दूसरे शब्दों में इस गांव का थाई आकर्षण इसके इतिहास से अलग कोई इत्तेफाक नहीं है। यह 16वीं सदी के एक शाही निर्णय की सीधी वास्तुकलात्मक विरासत है जिसने एक छोटे पहाड़ी गांव को फ्रांस की सीमा पर एक किलेबंद गढ़ में बदल दिया, जो तोपखाने के युद्ध और बदलती सीमा के व्यावहारिक जवाब के रूप में शुरू हुआ था। वह 4 शताब्दियों बाद यूरोप के सबसे अधिक देखे जाने वाले किलेबंद कस्बों में से एक बन गया, जिसकी प्राचीरें अब दृश्यों की रक्षा करने के बजाय उन्हें फ्रेम करती हैं।